स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आज शायद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड की बात की थी पहले वीडियो में। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड आउट करना होता है, और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड होते हैं। तो हम एनालिटिकल मेथड की ही बात करेंगे, ग्राफिकल मेथड की बात अभी नहीं करने वाले हैं। तो एनालिटिकल मेथड मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और आपका मेथड ऑफ कंपोजिशन का यूज किया जाता है ना। ये जो मेथड्स मैंने अभी बताया इसको ग्राफिकली भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम एनालिटिकली ही इसको पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। इसका जो स्टेटमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर आसान तरीके से बताता हूँ कि आखिर ये कहता क्या है। देखिए, ये कहता कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात कहता है कि अगर दो फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहे हो, यानी फोर्स आपका कॉन्करेंट होना चाहिए। जब दो फोर्स किसी बॉडी के एक पॉइंट पर लग रहे हो ना, तो ये दोनों फोर्स आपके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल बनेगा, जो इसी पॉइंट से पास होगा, इन दोनों फोर्स जहां पर मिल रहे हैं इसी पॉइंट से पास होगा, वो डायगोनल आपका रिजल्टेंट को बताएगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, ये दो फोर्स F1 और F2 पॉइंट O पर लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं किसी बॉडी पे। अब मैं इस दोनों फोर्स को उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ। ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस। F1 को मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया x एक्सिस पे, क्योंकि F1 आपका हॉरिजॉन्टली लग रहा है। F1 और F2 के बीच में कोई सा भी एंगल हो सकता है। मैं मान ले रहा हूँ पहले यहाँ पे थीटा है ना, और ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, ये जो आपका F1 फोर्स है ना, F1 फोर्स है, ये F1 फोर्स को उठाकर यहाँ पर डालना है। F1 फोर्स को उठाकर यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसको हम बता देते हैं। और ये जो F2 फोर्स था आपका, F2 फोर्स, इसको उठाकर यहाँ पर डाल देते हैं। अब देखिए, आपका पैरेललोग्राम बन के तैयार हो चुका है। पैरेललोग्राम बन गया है ना। इसका एडजेसेंट साइड ये है, इसका एडजेसेंट साइड ये है, तो चार साइड होगा, इसमें पैरेललोग्राम बनकर तैयार है। और F2 को मैंने उठाकर यहाँ पर रखा है, तो इसकी वैल्यू भी F2 होगी और इसकी वैल्यू भी F1 होगी। अब जो डायगोनल जो बनेगा ना, यहाँ से ये वाला डायगोनल, इसी पॉइंट से एक डायगोनल निकलेगा, और ये डायगोनल डायगोनल नहीं है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अनुसार ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट को बताएगा। कंपोजिशन ऑफ फोर्स मेथड में हम रिजल्टेंट के फाइंड आउट करने की बात करते हैं और उसके मेथड्स को देखते हैं। तो पैरेललोग्राम आपका एक मेथड है जो बताता है कि अगर दो कॉन्करेंट फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, इसके मैग्नीट्यूड को हमें चेक करना है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप आगे मेथड को करेंगे। यहाँ से आप नीचे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। अब मैं नेमिंग कर देता हूँ, ये O है, A B C, और ये वाला पॉइंट को मैं मान लेता हूं D है, ये वाला, ठीक है। अब क्या होगा, ये F2 था, ये भी आपका F2 था, और थीटा जो था F1, ये वाला F1 और F2 के बीच का एंगल था थीटा, थीटा था ये, है ना। तो ये भी थीटा होगा, है ना, ये भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा। तो अब क्या करना है, जब ये F2 था तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, तो ये B और C की जो वैल्यू होगी आपकी F2 cos थीटा हो जाएगी, सॉरी F2 sin थीटा, F2 sin थीटा। और ये C से D तक की वैल्यू आपकी होगी F2 cos थीटा। कैसे? देखिए, इस तरह से एक फोर्स है, इस तरह से है, ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, है ना, सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, अगर मैं रिजॉल्व करूं तो ये वाला आपका साइन में टूटेगा, ये वाला आपका कॉस में टूटेगा। तो ये वाला साइन में टूटेगा, यही तो है, यही तो है F2 साइन थीटा, और नीचे वाला जिसके साथ एंगल में है F2 कॉस थीटा। बात खत्म। तो अब देखिए, OBC में, ट्रायंगल OBC में क्या मैं लिख सकता हूं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BB
OB² प्लस इज इक्वल टू BC² प्लस OC²। ये तो बेसिक चीजें आपको पता होगी। अब ना इसको आगे कंटिन्यू मैं करता हूं, ठीक है। तो अब हम देखिए OBC, ट्रायंगल OBC में, OBC में क्या लिखा जा सकता है? OB² OB² प्लस BC² प्लस OC²। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, आपको पता होगा। अब देखिए OB² है ना, इसको अब मैं आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो OC के बराबर क्या है? OC में आपको दो चीज दिखेगा। OC आपका यहां से यहां तक है, जिसमें आपका OD प्लस CD है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसे कैसे तोड़ेंगे? A² प्लस B² प्लस 2AB। आगे इसको देखिए, ये जो आपका OB है ना, ये कुछ और नहीं है। OB आपका R है, रिजल्टेंट। ये जो BC है F2 साइन थीटा है, CD है F2 कॉस थीटा है, OD है F1 है, ठीक है ना। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है। मैंने इसको आगे सॉल्व किया है, तो यहाँ पर देखिए, है ना, मैथमेटिक्स है ये। मैंने इसको आगे सॉल्व किया है, ये 2 है आपका, कंफ्यूज नहीं होना है। 2F1 F2 कॉस थीटा, इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। मैथमेटिक्स है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाली चीजें हैं। उसके बाद R की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको मैथमेटिक्स में समझना है तो बताइएगा, ठीक है। ये जो R है ना, ये मैग्नीट्यूड है, ये जो इसकी वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड है आपकी R की। अमाउंट बताएगा ये कि आखिर आपका रिजल्टेंट कितना था। ये R की ये जो रिजल्टेंट है इसकी मैग्नीट्यूड है। अब मान लीजिए कि ये जो F1 और F2 के बीच का जो एंगल था वो थीटा था, और इस R का मैं डायरेक्शन चेक करना चाहता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो रिजल्टेंट है आपका अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस ट्रायंगल के अनुसार, OBC ट्रायंगल के अनुसार, tan अल्फा इज इक्वल टू BC अपॉन OC, ठीक है, लिख सकता हूं मैं। तो BC आपका F2 साइन थीटा है, OC में आपका F1 प्लस F2 कॉस थीटा है। जब आप इसको tan को इधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, और ये अल्फा है। ये अल्फा आपका डायरेक्शन को बता रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस एंगल पर जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब मैं ना इसमें कुछ जो की पॉइंट्स हैं उसकी मैं बात करता हूँ। ये तो की पॉइंट्स में जो पहली चीज है जानने वाली कि अगर आपके थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। यानी 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री का मतलब है कि इस F1 पर ही F2 आ जाए, है ना, तो वो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, F2 F1 पे आ जाएगा। इस केस में जो आपका रिजल्टेंट मिलेगा वो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 और F2 होगा। कॉस थीटा इससे रिमूव हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर को जब कट करेंगे तो R का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, अमाउंट आएगा, वो F1 और F2 को जोड़कर मिल जाएगा। इस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। अगर आपका थीटा 180 डिग्री हो जाए, यानी F1 ऐसा हो जाए और F2 ऐसे हो जाए, है ना, 180 डिग्री इस तरह से हो जाए, ये F1 है F2 है, जस्ट एक दूसरे के लाइन में आ जाइए। इस केस में जो आपका रिजल्टेंट की वैल्यू जो मिलेगी वो सबसे मिनिमम मिलेगी, क्योंकि F1 से F2 को माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको जोड़ना था इसलिए मैक्सिमम था, यहाँ पर हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि कॉस थीटा की जो कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब स्क्वायर को कट करेंगे तो F1 माइनस F2 आपका मिनिमम हो जाएगा। इस केस में रिजल्टेंट आपकी मिनिमम होने वाली है। एक ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और बात बता दूं, और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाए,
है ना। अगर थीटा, सॉरी हाँ, कॉस थीटा मतलब थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाइए, F1 और F2 हो जाइए एक दूसरे के, ठीक है ना, एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ जाए, इस केस में जो आपका रिजल्टेंट मिलेगा R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर मिलेगा रूट के अंदर में, क्योंकि कॉस जो आपके 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और जैसे ही जीरो आएगी, है ना, जैसे ही वैल्यू जीरो आएगी, जैसे ही वैल्यू जीरो आएगी ये पूरा टर्म हट जाएगा और बचेगा क्या, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। आई थिंक आपको पैरेललोग्राम लॉ समझ आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और कमेंट सेक्शन में जवाब दे पाए तो सही है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर जो है ना, या फिर दूसरी जगह पे इमेज के साथ जवाब देना आसान होता है, कमेंट में आप केवल टाइप ही कर पाएंगे और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट में बात करेंगे हम कि ट्रायंगल लॉ ऑफ मेथड क्या है, और उसके बाद कंपोजिशन लॉ ऑफ मेथड क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।